राजस्थान इंस्टीट्यूट में आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को। जैसा कि आपको पता है पिछले लेक्चर में ही मैं यकृत तक आपको पढ़ा चुका था। अब आज के इस वीडियो लेक्चर में अपन यहाँ पे यकृत से आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यकृत के कार्य के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए जो यकृत होता है यह कार्बोहाइड्रेट उपापचय के अंतर्गत ग्लाइकोजन निर्माण व संचय करता है। देखिए कार्बोहाइड्रेट के उपापचय के अंतर्गत ग्लाइकोजन का ये निर्माण करता है वह संचय करता है, यानी इनका निर्माण और संचय का कार्य कौन करता है? तो यकृत करता है। नेक्स्ट देखिए शरीर में प्रोटीन विघटन के कारण जल, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल उत्पन्न होते हैं। देखिए जब प्रोटीन का शरीर के अंदर विघटन होता है तो उस दौरान यहाँ पर शरीर के अंदर इस कारण से जल, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, यूरिक अम्ल इत्यादि उत्पन्न होते हैं। अब आपको पता है यूरिया, यूरिक अम्ल, अमोनिया ये सब हानिकारक है, ठीक है। अब यकृत क्या करता है? अमोनिया को यकृत यूरिया में बदल देता है। तो अमोनिया को तो किस में बदल देता है? यकृत यूरिया में बदल देता है। यह प्रोटीन का अधिकांश भाग कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। जो प्रोटीन का अधिकांश भाग होता है वो कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। देखो इसने अमोनिया को किसने बदल दिया? यूरिया में, और यूरिया बाहर निकल ही जाता है तो अमोनिया निकल जाएगा शरीर से। और प्रोटीन का अधिकांश भाग कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है तो कौन बदलता है? यकृत बदलता है। नेक्स्ट देखना, यह भोजन में जो वसा होती है उसकी क्या कर देता है? कमी कर देता है। या कमी होने पर भोजन में जब वसा की कमी हो जाती है तो ऐसी परिस्थिति में कार्बोहाइड्रेट को वसा में बदल देता है। देखिए क्या होता है, कभी कभी हमें हमारे शरीर में हम कभी कभी ऐसे भोजन करते हैं जिससे हमें वसा बिल्कुल प्राप्त नहीं होता। जैसा कि आप मान लो बिल्कुल वेजीज का यूज़ करो, सब्जियाँ खाओ, आप फल खाओ और कुछ खाओ ही मत। तो ऐसी परिस्थिति में आपको वसा, फैट कम मिलता है। वो सब्जियां खाओ जिससे फैट ना कम से कम मिले। तो ऐसी परिस्थिति में हमारे शरीर में वसा की कमी होगी और यकृत क्या कर लेगा? जो कार्बोहाइड्रेट हमको प्राप्त होगा उस भोजन से उसको वह वसा में बदल देता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद देखना, यकृत विषैले पदार्थ को बिना विष के यौगिकों में परिवर्तित कर देता है। यानी यकृत के पास इतनी पावर तक होती है कि अगर आपके शरीर में कोई विषैला पदार्थ प्रवेश कर जाता है तो यकृत उसको बिना विष के पदार्थ, नॉन टॉक्सिक में बदल देता है। यानी टॉक्सिक पदार्थ को, टॉक्सिक मटेरियल को नॉन टॉक्सिक मटेरियल में चेंज कर देता है। कौन? यकृत। और यूरिया के माध्यम से फिर यानी मूत्र के माध्यम से शरीर के बाहर भी निकाल देता है। तो ये कार्य कौन करता है? यकृत। ये तो यकृत के कुछ कार्य है जो आपको यहाँ पे ध्यान में रखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे बात करेंगे अपेंडिक्स का। कोई कार्य नहीं होता है हमारे शरीर में। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि अपेंडिक्स हमारे शरीर में कोई कार्य नहीं होता है। अपेंडिक्स वैसे ही होता है, अंगुली नुमा संरचना होती है, ध्यान रखना। उसके बाद थोड़ी सी बड़ी आंत की बात करते हैं। तो कोलोन, यानी बड़ी आंत को कोलोन कह रहे हैं। कोलोन 3 भागों में, बड़ी आंत 3 भागों में बटी हुई होती है। कोलोन का अंतिम भाग मलाशय में खुलता है। जो बड़ी आंत होता है उसका अंतिम भाग कहाँ खुलता है? मलाशय में खुलता है। तो ये ध्यान रखना। और फिर मलाशय से गुदा द्वार द्वारा यह मलाशय बाहर खुल जाता है और फिर उसके बाद जो मल होता है वो बाहर त्याग दिया जाता है। इलियम व कोलोन के जोड़े पर एक वॉल पाया जाता है। तो देखिए जहाँ पर इलियम और कोलोन जुड़ते हैं उस जगह पे एक वॉल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? वॉल। यानी छोटी आंत और बड़ी आंत जिस जगह पे जुड़ते हैं उस जगह पे एक वॉल पाया जाता है, यानी एक कपाट पाया जाता है। ये जो कपाट होता है इसका कार्य क्या होता है? तो ये कपाट क्या कर देता है? भोजन को वापस छोटी आंत में नहीं जाने देता। जैसा कि आप देखिए कि ये हमारे पास छोटी आंत है और इस तरह की ये बड़ी आंत है, ठीक है। अब यहाँ पे जो भोजन छोटी आंत से जैसे ही बड़ी आंत में आएगा तो उसके बाद ये कपाट क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। अब ये भोजन वापस छोटी आंत में नहीं जा सकता। तो ये जो वाल्व होता है इसका कार्य क्या होता है? भोजन को वापस पुनः छोटी आंत में जाने से
रोकता है और कहाँ पाया जाता है, तो ध्यान रखना इलियम और कोलोन यानी छोटी आंत और बड़ी आंत के उस स्थान पर जहाँ से वो दोनों आपस में जुड़ते हैं। उसके बाद बात करते हैं पित्त रस की। तो देखिए पित्त रस के बारे में चर्चा करते हैं। तो पित्त एक क्षारीय द्रव्य होता है जो कि पीले रंग का होता है। और इस पित्त रस का निर्माण कौन करता है, तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं तो ध्यान रखना पित्त रस का निर्माण कौन करता है, यकृत। और यकृत के नीचे एक थैलीनुमा संरचना होती है, उस थैलीनुमा संरचना में ये पित्त रस एकत्रित होता रहता है जिसे हम पित्ताशय कहते हैं, जो कि आपको मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। लेकिन ध्यान रखना पिछले वीडियो मैंने गलती कर दी थी। क्या गलती की, पित्ताशय मैंने इसको बताया था जबकि ये पित्ताशय नहीं है, तो अग्नाशय है। ये रहा पित्ताशय, ठीक है, और ये है अग्नाशय। तो ध्यान रखना छोटी मोटी मिस्टेक्स हो जाती है, तो इसका थोड़ा आप ध्यान रखो। अब आगे देखिए, मनुष्य शरीर में प्रतिदिन 700 से 1000 मिलीलीटर पित्त रस बनता है। यानी डेली एक सामान्य मनुष्य में 700 से 1000 मिलीलीटर पित्त रस बनता है। यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं हैं। पित्त में उपस्थित कार्बनिक लवण आमाशय में आने वाले भोजन का माध्यम क्षारीय कर देते हैं। देखिए पित्त में जो कार्बनिक लवण होते हैं, वे कार्बनिक लवण क्या करते हैं, जो हमारे आमाशय में भोजन आता है उस भोजन की प्रकृति को क्षारीय कर देते हैं, जिससे कि आमाशय रस क्रिया कर सके और आमाशय रस क्या कर सके, क्षारीय जो क्षारीय अवस्था यहाँ पे बनी है, जो क्षारीय रूप यहाँ पे बना है, उसमें आमाशय की जो अग्नाशय की रस है, अग्नाशय रस, वो यहाँ पे क्या कर सके, क्रिया कर सके। यह भोजन के पाचन में सहायक होता है। तो ऊपर देखिए, यहाँ पे देखिए हमारा पित्ताशय है। जैसे ही भोजन आमाशय में आएगा पित्ताशय रस आएगा सबसे पहले। ये पित्ताशय रस भोजन की जो प्रकृति है, जो भोजन है उस भोजन की प्रकृति कैसी कर देगा, क्षारीय कर देगा। अब भोजन कैसा है, क्षारीय है। अब अग्नाशय रस आएगा और इस क्षारीय प्रकृति के भोजन का क्या कर देगा, पाचन कर देगा। तो ध्यान रखना कि क्या प्रोसेस यहाँ पे रहता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अग्नाशय की चर्चा करते हैं। तो अग्नाशय यह मानव शरीर की दूसरी महत्वपूर्ण ग्रंथि है। यह छोटी आंत के यू आकार वाले भाग में स्थित होती है और ये जो अग्नाशय होती है यह आमाशय के नीचे पीले रंग की ग्रंथि होती है। ये भी ध्यान रखना कि अग्नाशय आमाशय के नीचे पाई जाती है और पीले रंग की एक ग्रंथि होती है। यह अग्नाशय एक प्रकार का क्लोम रस स्रावित करती है। तो अग्नाशय कौन सा रस स्रावित करती है, क्लोम रस स्रावित करती है। ये जो क्लोम रस होता है जो कि नलिकाओं के माध्यम से पक्वाशन में आ जाता है। यानी ये जो अग्नाशय रस होता है यह क्लोम रस स्रावित करता है और क्लोम रस जो होता है यह नलिकाओं के माध्यम से पक्वाशन के अंदर आ जाता है। तो ये कुछ बातें जो ध्यान रखनी है आपको। अब अग्नाशय रस की बात करते हैं तो यह एक क्षारीय द्रव होता है जिसका जो pH होता है वो 7.5 से 8.3 के लगभग होता है। तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि अग्नाशय जो रस स्रावित करता है वह क्षारीय होता है। इसका pH यहाँ पे ध्यान रखना है 7.5 से 8.3। इस रस में 98% तक तो जल होता है तथा शेष भाग में लवण एवं एंजाइम, यानी जो 2% भाग है उसमें लवण और एंजाइम रहेगा। किसमें, अग्नाशय रस में। इस रस में भोजन पचाने वाले एंजाइम होते हैं। तो इस रस में एक ऐसी क्वालिटी है कि इसमें भोजन पचाने वाले एंजाइम होते हैं जो कि भोजन का क्या करते हैं, पाचन करते हैं। अब आते हैं अवशोषण की क्रिया के ऊपर। अवशोषण का मतलब तो आप जानते होंगे, जो भोजन हम करते हैं उसको हमारा शरीर पचाता है, पचाने के बाद उसका क्या होता है, अवशोषण, फिर उसके बाद हमारे शरीर में उसका उपयोग किया जाता है। ये उपयोग करने की क्रिया स्वांगीकरण कहलाती है, जो कि आपको जानकारी होगी। स्वांगीकरण क्या होता है, अब देखिए छोटी आंत तक भोजन की पूर्ण रूप से पचा लिया जाता है। यानी छोटी आंत तक जो भोजन होता है उसको पूर्ण रूप से पचा लिया जाता है। जैसे ही हमारे आमाशय से भोजन निकलता है, आमाशय से निकलने के बाद छोटी आंत के प्रारंभिक भाग में जो भी भोजन बच जाता है, शेष पचना, उसको कम्प्लीटली यहाँ पर पचा दिया जाता है। फाइनली ये मान लो कि जैसे ही छोटी आंत के प्रारंभिक भाग में प्रवेश करता है तो कुछ समय पश्चात जो भोजन होता है कम्प्लीटली पच जाता है।
उसका कोई भी भाग अपच नहीं रहता है। और बाकी जो अपच योग्य भाग है जो कि पच ही नहीं सकते, तो उसकी तो बात अपन कर ही नहीं रहे। और वह इस अवस्था में आ जाता है कि इसको आहार नाल की दीवार द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। आहार नाल की जो छोटी आंत की जो दीवारें हैं और जिसमें आपको दीर्घरोम दिखाई देंगे, ठीक है, ये दीर्घरोम क्या करेंगे, विलाय, माइक्रोविलाय, विलाय और माइक्रोविलाय, तो ये क्या करते हैं, ये भोजन को अवशोषित करते हैं, अवशोषण करने में सहायता करते हैं किसकी, छोटी आंत की। यानी ये छोटी आंत है, तो छोटी आंत में इस तरह की अंगुली नुमा संरचना आपको दिखाई देगी जिसे हम दीर्घरोम कहते हैं। ये दीर्घरोम भोजन को अवशोषित करने में सहायता करते हैं और साथ ही साथ अवशोषण का जो तल क्षेत्र है वो भी यहाँ पर बढ़ा देते हैं। तो ये पॉइंट्स यहाँ पर एक एक करके आपको नोट करते रहना है। छोटी आंत के रसांकुर अवशोषण योग्य तरल कायम को अवशोषित कर रुधिर लसिकाओं में पहुँचा देते हैं। देखिए, जो छोटी आंत का जो रसांकुर होते हैं, दीर्घरोम होते हैं, छोटी छोटी अंगुली नुमा संरचनाएं होती है, ये कायम यानी जो भोजन पच चुका है उसे हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कायम कह रहे हैं। तो इस कायम को अवशोषित कर लिया जाता है और जो रुधिर नलिकाएं हैं जिसमें रुधिर प्रवाहित होता है और लसिकाएं रुधिर नलिकाएं लसिकाएं प्रवाहित होती है, वहाँ पर इसको क्या कर दिया जाता है, पहुँचा दिया जाता है, या उसके अंदर इसको ऐसा कह सकते हो कि डाल दिया जाता है। फिर ये संपूर्ण शरीर में रुधिर के माध्यम से पहुँच जाता है, लसिकाओं के माध्यम से संपूर्ण शरीर में पहुंच जाता है। फिर आपको आगे का ध्यान ही है कि ऑक्सीजन आता है, ऑक्सीजन से फिर ये अपघटित होते हैं, उसके बाद यहाँ पर ऊर्जा बनती है, जल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया जाता है। और जो ऊर्जा यहाँ पर एटीपी के रूप में बनती है उसका उपयोग हमारे शरीर की अन्य क्रियाओं या शारीरिक क्रियाओं के लिए उपयोग कर लिया जाता है। तो ये बातें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। तो कुछ बातें हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखना कि पचा हुआ कायम ग्लूकोज तथा एमिनो अम्ल रुधिर कोशिकाओं में अवशोषित होकर लसिकाओं में मिश्रित हो जाता है। जो ग्लूकोज एमिनो अम्ल है ये रुधिर कोशिकाओं द्वारा पहले अवशोषित किया जाता है, फिर लसिकाओं में मिश्रित कर दिया जाता है। तो ये ध्यान रखना। अब देखिए जो वसा अम्ल होता है अब देखिए आगे यहाँ पर कि जो हमारा पचा हुआ कायम होता है। देखिए कायम, देखिए मैं वसा की बात कर रहा था बट एक बार अच्छे से समझ लीजिए। जो भोजन पच जाता है और पचने के बाद जो द्रव्य यहाँ पे द्रव्य के रूप में होता है उसे हम कायम कहते हैं। तो जो कायम होता है उसे ग्लूकोज और एमिनो अम्ल रुधिर कोशिकाओं द्वारा अवशोषित कर ली जाती है या अवशोषित हो जाती है या अवशोषित कर ली जाती है रुधिर कोशिकाओं द्वारा। ध्यान रखना किसके द्वारा, रुधिर कोशिका। अब आगे देखिए, वसा अम्ल एवं ग्लिसरीन लसिका में अवशोषित होते हैं। अब जो हमारा वसा अम्ल और ग्लिसरीन है वो लसिकाओं द्वारा अवशोषित होते हैं। अब देखिए दोनों में थोड़ा अंतर समझना, दोनों पॉइंट को यहाँ पे अच्छे से समझने की कोशिश करना। ये कह रहा है कि जो कायम होता है, जो पचा हुआ द्रव्य होता है, उसमें से ग्लूकोज और एमिनो अम्ल, देखो किस किस की बात कर रहा हूँ मैं, ग्लूकोज और एमिनो अम्ल की। तो ये जो ग्लूकोज और एमिनो अम्ल है इसको रुधिर कोशिकाओं द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड पॉइंट वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल, ये क्या है, वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल क्या है, तो वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल वसा के पाचन से बनते हैं। किसके पाचन से, वसा के पाचन से वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल बनते हैं। यानी वसा जो होती है वह वसा अम्ल में टूटती है और कार्बोहाइड्रेट किस में टूटता है, ग्लिसरॉल वगैरह में टूटता है। तो सॉरी, वसा किस में टूटता है, वसा अम्ल ग्लिसरॉल में टूटता है, मैं थोड़ा गलत बोल गया था। वसा टूटता है वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में। तो उसके फलस्वरूप जो हमारा वसा अम्ल ग्लिसरॉल हमको प्राप्त होता है कायम में, उसको लसिका कोशिका द्वारा अवशोषित किया जाता है। और यहाँ पर ग्लूकोज की बात करूँ तो कार्बोहाइड्रेट के पाचन से क्या प्राप्त होता है, हमको ग्लूकोज प्राप्त होता है। और प्रोटीन के पाचन से हमको एमिनो अम्ल प्राप्त होता है। कार्बोहाइड्रेट के पाचन से तो ग्लूकोज और प्रोटीन के पाचन से एमिनो अम्ल प्राप्त होता है। अब यहाँ पर रुधिर कोशिकाओं द्वारा ग्लूकोज और एमिनो अम्ल को अवशोषित किया जाएगा। और अगर वसा अम्ल और ग्लिसरॉल की बात करूँ तो इसको लसिका कोशिकाओं या लसिकाओं के द्वारा अवशोषित किया
जाएगा। अब आगे तो आप समझ ही जाओगे। तत्पश्चात रुधिर कोशिकाएं रुधिर भ्रमण के माध्यम से संपूर्ण शरीर में इसे पहुंचा देगी। अपचित कायम यानी अपचित जो भोज्य पदार्थ होता है वह छोटी आंत से बड़ी आंत में आ जाता है। जो भोजन छोटी आंत से बड़ी आंत में आ चुका है वो अपचित होता है, वो वेस्ट होता है तथा जल में अवशोषित तथा जल में अवशोषित होकर मलाशय में पहुंच जाता है तथा गुदा द्वार शरीर से बाहर निकाल देता है। अब देखिए यहाँ पर जो अपचित भोजन है वो बड़ी आंत में पहुँच गया। अब इस अपचित भोजन में जो जल होगा उसका तो अवशोषण बड़ी आंत कर लेगी। अब शेष भाग अपचित है जिसका अवशोषण संभव है नहीं, और बड़ी आंत वैसे भी किसी जल के अलावा किसी चीज़ का अवशोषण नहीं करती। अब जो शेष भाग बच गया वो मलाशय में चल जाता है और मलाशय से फिर गुदा द्वार द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, जो कि आप जानते हो प्रक्रम, फिर मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं आगे का, प्रैक्टिकली आप इस चीज़ को जानते हो। अब देखिए पॉइंट की बात पर आते हैं। श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट। अब श्वसन तंत्र को समझिए। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है जिसके फलस्वरूप कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। देखिए यहाँ पर ये कोई मनुष्य है और इस मनुष्य के द्वारा क्या किया जा रहा है, वायुमंडल से ऑक्सीजन O2 ग्रहण की जा रही है। जब ये ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहा है तो इसकी जो कोशिकाएं हैं, जैसे कोशिका है और इस कोशिका के अंदर जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज का यहाँ पर ऑक्सीजन के माध्यम से क्या होगा, ऑक्सीजन के माध्यम से अभिक्रिया होगी इस ग्लूकोज की, या ये ऑक्सीजन ग्लूकोज का अपघटन करेगा। उसके बाद ग्लूकोज किस में टूटेगा, ऊर्जा ATP के रूप में, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में और जल के रूप में। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड उसको पुनः बाहर निकाल दी जाएगी। तो यहाँ पर हुआ क्या हुआ, ये O2 ग्रहण की गई और CO2 बाहर निकाली गई, CO2 बाहर निकाली गई। तो ये जो क्रिया यहाँ पर हुई, ऑक्सीजन ग्रहण करना यानी वायु ग्रहण करना और फिर वायु को बाहर निकालना, यही क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। फलत ऊर्जा की मुक्ति होती है। जब श्वसन की क्रिया होती है तो ऊर्जा की मुक्ति होती है। कैसे होती है वो मैंने आपको बता दिया। कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। इस क्रिया को ही हम यहाँ पे श्वसन कहते हैं। ये हमारा एक ग्लूकोज का अणु है, ये ऑक्सीजन से क्रिया करेगा। उसके बाद यहाँ पर क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और 686 किलो कैलोरी एनर्जी, यानी 686 किलो कैलोरी एनर्जी यहाँ पर एक ग्लूकोज के अणु के टूटने पर कितने किलो कैलोरी एनर्जी बनती है, 686 किलो कैलोरी एनर्जी यहाँ पर बनती है। तो ये लाइन और ये अभिक्रिया बड़ी इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लेना और स्टार लगा के अपने नोटबुक में नोट भी कर लेना। अब आगे देखिए, श्वसन एक अपचयी क्रिया है जिसके अंतर्गत ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड, जो ऑक्सीजन होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, का विनिमय होता है। यानी श्वसन एक ऐसी क्रिया है जिसमें ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकाली जाती है, यानी इन गैसों का क्या हो रहा है, विनिमय हो रहा है। वायुमंडल से ऑक्सीजन शरीर में विनिमय की जा रहा है और शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय वायुमंडल में किया जा रहा है। तो यहाँ पे गैसों का विनिमय हो रहा है। कौन सी गैसों का, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को। तो किसके अंतर्गत हो रहा है, श्वसन की इस प्रक्रिया के अंतर्गत हो रहा है। वह ऊर्जा मुक्त होती है। तो इस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है क्योंकि जो ऑक्सीजन ग्रहण की गई है वो ग्लूकोज के अणु का विघटन करती है और विघटन के फलस्वरूप क्या क्या बनता है, जल, ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखिए, पचित खाद्य का ऑक्सीकरण हो जाता है। ऑक्सीकरण यानी यह ऑक्सीजन उसका अपघटन करता है जिसके फलस्वरूप ये टूटते हैं, ग्लूकोज टूटते हैं। ग्लूकोज एनर्जी में, जल में, कार्बन डाइऑक्साइड इनके रूप में ये टूटते हैं। तो ये हमारे पास बात कंप्लीट होती है श्वसन की क्रिया की। अब देखिए, श्वसन के समय मुक्त ऊर्जा
जीवधारी के उत्तरजीविता तथा उसके भरण पोषण के लिए आवश्यक जैविक क्रियाओं को संपन्न करने में करता है। जो जीव होता है वो जो ऊर्जा उसको प्राप्त हुई है उसका उपयोग वे अपने आवश्यक कार्यों को संपन्न करने में करता है, शारीरिक क्रियाओं को संपन्न करने में, जैविक क्रियाओं को संपन्न करने में करता है। तो इस ऊर्जा का उपयोग कहाँ होता है? शरीर के विभिन्न कार्यों को करने एवं शरीर के विभिन्न क्रियाओं को संपन्न करने में किया जाता है। श्वसन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ध्यान रखना, ये श्वसन की प्रक्रिया जो कि जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ता है। तो ऑक्सीजन के द्वारा ग्लूकोज को तोड़ने की जो प्रक्रिया है वो कहाँ होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। और कई चरणों में संपन्न होती है। इसके चरण कौन कौन से हैं वो भी आप जनरली जानते होंगे, वैसे इतना डीप में जाने की अपने को ज़रूरत नहीं है इधर। इसमें कई एंजाइमों की आवश्यकता होती है। तो इसमें कई एंजाइमों की आवश्यकता भी होती है जिनके माध्यम से यहाँ पर ग्लूकोज को तोड़ा जाता है। ऑक्सीजन तो चाहिए, ऑक्सीजन तो बहुत इम्पोर्टेंट ही है और वायवीय श्वसन के अंतर्गत आता है। ये वायु की उपस्थिति में होने वाला श्वसन। ये बात आपको यहाँ पे कुछ बातें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है और नोट्स में नोट करते रहना, चाहे बाद में नोट कर लेना, नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। श्वसन के समय मुक्त हुई ऊर्जा ट्रांसफॉस्फेट में निहित होकर रासायनिक रूप से भंडारित हो जाती है। यानी जो श्वसन के द्वारा जो ऊर्जा मुक्त होती है वह ट्रांसफॉस्फेट के रूप में क्या हो जाती है? निहित हो जाती है और फिर बाद में रासायनिक रूप से भंडारित हो जाती है। फिर इसका उपयोग कौन करता है? हमारा शरीर कर लेता है। तो ध्यान रखना इस बात का कि श्वसन के द्वारा जो ऊर्जा मुक्त होती है वह ट्रांसफॉस्फेट के रूप में संग्रहित हो जाती है, फिर रासायनिक रूप से जो ट्रांसफॉस्फेट रूप है उसमें निहित हो जाती है, फिर रासायनिक रूप से भंडारित हो जाती है और इसका उपयोग फिर हमारे शरीर के द्वारा कर लिया जाता है। अब यहाँ पे बाह्य श्वसन और आंतरिक श्वसन की चर्चा की गई है कि बाह्य श्वसन क्या होता है और आंतरिक श्वसन क्या होता है। अब दोनों को मैं आपको डिटेल में अलग से समझा देता हूँ, बाकी आप यहाँ पे नोट्स मिल जाएंगे तो उससे आप इन चीज़ों को पढ़ सकते हो। तो देखिए दोस्तों, बाह्य श्वसन और आंतरिक श्वसन क्या होता है इस चीज़ को यहाँ पर समझने का प्रयास अपन करते हैं। जो बाह्य श्वसन होता है उसमें क्या होता है? शरीर के द्वारा जो ऑक्सीजन जो वायु के रूप में ग्रहण की जाती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड जो वायु के रूप में बाहर निकाली जाती है, इस क्रिया को ही हम यहाँ पे क्या कहते हैं? बाह्य श्वसन, यानी वायु ग्रहण करना तथा बाहर निकालना, जिसके अंतर्गत ग्रहण करते टाइम ऑक्सीजन ज़्यादा होती है और बाहर निकालते टाइम कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है। ये बाह्य श्वसन कहलाता है। अब बात करते हैं आंतरिक श्वसन की। आंतरिक श्वसन में ये कोशिका है, कोशिका के अंदर जो ग्लूकोज होता है, उस ग्लूकोज को तोड़ा जाता है। और कौन तोड़ता है? ऑक्सीजन तोड़ता है। ऑक्सीजन कोशिका में जाता है और कोशिका में उपस्थित ग्लूकोज को तोड़ता है किसके रूप में? जल के रूप में, H2O के रूप में, ऊर्जा के रूप में, ATP के रूप में और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। तो ये हमारे पास आंतरिक श्वसन होता है। तो ये बाह्य श्वसन होता है और आंतरिक श्वसन दोनों में आपको यहाँ पे समझना है कि बाह्य श्वसन क्या होता है और आंतरिक श्वसन क्या होता है। अब देखिए, श्वसन के प्रकार की बात करेंगे तो वायवीय श्वसन, जब श्वसन की क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है तब उसे वायवीय श्वसन कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाली क्रिया वायवीय श्वसन, और मैं पढ़ा चुका हूँ इसके बारे में पिछले लेक्चर में, इसलिए ज़्यादा मैं इसमें ध्यान नहीं दूंगा। ग्लाइकोलाइसिस की बात कर लेते हैं। तो वायवीय श्वसन का एक प्रारंभिक चरण है। ग्लूकोज का पाइरूबिन अम्ल में उपापचय ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। यानी जो ग्लूकोज होता है उसका पाइरूबिक अम्ल में उपापचय, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोज का पाइरूबिक अम्ल में उपापचय होना ही ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। यह श्वसन का पहला चरण होता है। यह वायवीय तथा अवायवीय दोनों श्वसन में सामान्य तौर पर होता है। देखिए, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन दोनों ही प्रक्रियाओं में ग्लाइकोलाइसिस होता है और यह श्वसन का एक पहला चरण होता है। तो दोनों पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखने हैं।
यह कोशिका द्रव्य में होता है, सिंपल सी बात है, तथा इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। तो ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। इसका मतलब जो ग्लूकोज है वो टूटता है बिना ऑक्सीजन के, और बिना ऑक्सीजन के यह ग्लूकोज किस में टूटता है, तो पाइरुविक अम्ल में पाइरुविक अम्ल में अपचयन हो जाता है। उपचयन पाइरुविक अम्ल में ग्लूकोज का हो जाता है, और इस प्रक्रिया को ही ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। उसके बाद देखिए एटीपी अणु ग्रहण करता है, यानी इसके बाद जब ये ग्लूकोज टूटता है, ये जो ग्लूकोज टूटा है इसके दौरान यहाँ पर 4 एटीपी अणु मुक्त होते हैं। इसमें से 2 एटीपी अणु का उपयोग कर लिया जाता है, तथा 2 ही एटीपी अणु जो है हमें हमारे शरीर को प्राप्त होते हैं ग्लाइकोलाइसिस की इस प्रथम क्रिया के अंतर्गत। तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्लाइकोलाइसिस में उत्सर्जित नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है इसीलिए, और पानी यहाँ पर बनता है, तथा एटीपी 2 एटीपी के अणु निष्कासित होते हैं। होते तो 4 है, मतलब बनते तो 4 है, पर निष्कासित 2 ही होते हैं, क्योंकि 2 का उपयोग उसी क्रिया के दौरान कर लिया जाता है। अब ये क्रैब चक्र है जो आप पढ़ सकते हो, आपको नोट्स में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और ये कुछ परिभाषाएं हैं, इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला और ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलीकरण, ये कुछ परिभाषाएं हैं जो आपको यहाँ पर पढ़नी है, जो आपको जब नोट्स प्रोवाइड करा दिया जाए तो उससे नोट्स में नोट कर लेना और साथ ही साथ इसको पढ़ लेना अच्छे से। उसके बाद श्वसन तंत्र को देखिए, तो शायद आप साइंस से पढ़े हुए हैं तो बताने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी मैं बता रहा हूँ कि नासा गुहा होता है। नासा गुहा ये मुख गुहा होता है, और नासा गुहा मुख गुहा जिस एक कॉमन नलिका में मिलती है उसे हम ग्रसनी कहते हैं। उसके बाद ये ग्रसनी 2 भागों में बढ़ जाती है, एक तो होती है ग्रसिका और दूसरी होती है श्वास नली। तो ये श्वास नली हमारी है। अब श्वास नली आगे की तरफ जाती है और इसकी 2 ब्रांच हो जाती है। 2 ब्रांच कौन सी? पहली ब्रांच तो एक फेफड़े में और दूसरी ब्रांच दूसरे फेफड़े में प्रवेश करती है। तो फेफड़े 2 होते हैं, दायां फेफड़ा बायां फेफड़ा। उसके बाद यहाँ पर पसलियाँ होती हैं, ये ध्यान रखना, ये पसलियाँ है, ये आपको दिखाई दे रही है, ये फेफड़े हैं जो कि आप जानते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखना, ये नीचे आपको डायफ्राम दिखाई दे रहा है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। संरचना के अंतर्गत ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे इतना डिटेल चाहिए भी नहीं अपने को। अब यहाँ पर अवायवीय श्वसन की बात करें तो सिंपल सी बात है, जब श्वसन की क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो तो अवायवीय श्वसन। मांसपेशियों में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज लैक्टिक एसिड में बदल जाता है। देखिए जब ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है, ग्लाइकोलाइसिस में भी ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है, ध्यान रखना। उसमें भी अगर ऑक्सीजन नहीं होता उसमें, और ज़रूरत नहीं पड़ती ऑक्सीजन की, क्योंकि वो क्या करता है, वो जो ऊर्जा बनती है, यानी कहने का मतलब 4 एटीपी ऊर्जा बन रही है, तो उसी ऊर्जा से ये क्रिया को संपन्न कर लेता है, तो शेष 2 एटीपी मुक्त करता है। तो वहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती है ऑक्सीजन की, और अवायवीय श्वसन में भी ऑक्सीजन नहीं होती है, तो ध्यान रखना। और इस प्रकार के श्वसन में जो ग्लूकोज है वह लैक्टिक एसिड में टूटता है। इस प्रकार की क्रिया ऐच्छिक पेशियों में होती है। लैक्टिक एसिड के कारण हमें थकावट महसूस होती है। देखिए जब मान लो कि ऐच्छिक पेशी में अवायवीय श्वसन हो रहा है तो इसके कारण लैक्टिक एसिड बनेगा, और वो लैक्टिक एसिड हमारी उस पेशी में जमा हो जाता है। और आपको पता है कभी आप एकदम से बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हो तो उस दौरान अपने को ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा मात्रा की ज़रूरत होती है, तो अवायवीय श्वसन होता है, जिसके फलस्वरूप हमारे शरीर में लैक्टिक एसिड बनता है। और आपको पता है दर्द होता है बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने पर, तो दर्द होने का मेन वजह यही होती है। लेकिन अगर आप गर्म पानी से नहाते हैं और कुछ दिन में अपने आप ही लैक्टिक एसिड नष्ट हो जाता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद देखिए कृत्रिम श्वसन की बात करते हैं, तो कृत्रिम श्वसन जब कोई व्यक्ति बीमार होता है या किसी कारणवश श्वास लेने में तकलीफ होती है, तो बाह्य साधनों के माध्यम से या फिर बाह्य यंत्रों के माध्यम से उसे श्वास प्रदान की जाती है, उसे कृत्रिम श्वसन कहते हैं। देखिए किसी कारणवश किसी व्यक्ति की श्वसन क्रिया रुक जाती है तो उसे कृत्रिम श्वसन देकर फेफड़ों में पुनः संचालित किया जा सकता है, संचालन संभव किया जाता है, यानी उसे कृत्रिम बाह्य रूप से श्वसन प्रदान की जाती है, जिसके फलस्वरूप उसके फेफड़े पुनः संचालित होने लगते हैं, जो कि ज़रूरी होता है कुछ परिस्थितियों में।
आगे देखिए श्वसन भागफल की बात करेंगे। यहाँ पे श्वसन भागफल इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं, तो वैसे कुछ बड़ी बात नहीं है। श्वसन में उपयोग ली गई संपूर्ण ऑक्सीजन तथा अवधि में उत्पन्न हुई कार्बन डाइऑक्साइड के गैसीय विनिमय के अनुपात को श्वसन भागफल कहते हैं। कभी क्वेश्चन में श्वसन भागफल पूछ लिया जाए तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, और श्वसन भागफल निकालने का ये फॉर्मूला है, यानी श्वसन भागफल बराबर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जितनी उत्पादित की गई है बटा में ऑक्सीजन की जितनी मात्रा का उपयोग किया गया है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में आपसे कह दिया गया है कि 50 मिलीलीटर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित की गई है, और यहाँ पर मान लो कुछ भी, फॉर एग्जांपल कि 75 मिलीलीटर यहाँ पर ऑक्सीजन उपयोग में ली गई है। तो ऐसी परिस्थिति में श्वसन भागफल कितना होगा? तो बिल्कुल सिंपल है, 50 बटा में 75 आपको करना है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 25 से जब हम काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 बटा में 3, यानी ये हो जाएगा हमारे पास 0.66। तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। प्रत्येक खाद्य पदार्थ की जो श्वसन भागफल होता है वो निश्चित रहता है, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पर अंतः श्वसन और निःश्वसन की बात करेंगे, यानी अंतः श्वसन का मतलब श्वास को अंदर लेना, और श्वास को अंदर लेने की प्रक्रिया के दौरान हमारे जो वक्ष गुहा है उसमें क्या क्या प्रक्रियाएं आपको देखने को मिलती है उसकी बात अपन यहाँ पे करेंगे। अपने चेस्ट है, उस चेस्ट में आपको क्या परिवर्तन देखने को मिलता है उसकी बात करेंगे। तो अंतः श्वसन इंस्पायरेशन की बात करते हैं तो इस प्रक्रिया में फेफड़े फूल जाते हैं, वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। जब आप श्वास अंदर लेते हो तो फेफड़े फूल जाते हैं, और जो अपना चेस्ट है, वक्ष गुहा है, उसका आयतन बढ़ जाता है। उसके बाद देखिए बाह्य इंटरकोस्ट मसल्स के सिकुड़, यानी बाह्य इंटरकोस्ट मसल में सिकुड़न होता है और पसलियाँ आगे की ओर तन जाती है, जिसके कारण जो पसलियाँ हैं आगे की ओर तन जाती है, जिससे वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है, यानी जो अपना चेस्ट है उसका आयतन, उसका वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। फेफड़ों में निम्न दाब हो जाता है, और इसके कारण जब आयतन बढ़ेगा तो निम्न दाब तो हो गई, और इसी निम्न दाब के कारण जो बाहर से वायु है वो फेफड़ों के अंदर प्रवेश करने लगती है, और जब ऑक्सीजन फेफड़ों में पहुंच जाती है तो इस क्रिया को हम अंतःश्वसन कहते हैं। फिर आगे आप जानते हैं कि वो ऑक्सीजन फिर रक्त के माध्यम से शरीर के भिन्न भिन्न भागों में जाती है, ग्लूकोज को विघटित करती है, ग्लूकोज को तोड़ती है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड लौट कर आती है और फिर वो बाहर निकाली जाती है। अब श्वसन को बाहर, यानी वायु को बाहर निकालना ही निःश्वसन कहलाता है। अब निःश्वसन को समझेंगे। जब कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों में से बाहर निकलती है तो उसे निःश्वसन कहते हैं। इसीलिए इंटरकोस्टल मसल्स के सिकुड़ने के कारण, देखिए यहाँ पर क्या होता है, इंटरकोस्टल मसल्स सिकुड़ जाते हैं, और उसके सिकुड़न के कारण हमारे वक्ष गुहा का आयतन, यानी चेस्ट का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। पसलियाँ फिर से अपनी स्थान पर आ जाती है, प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है। फलस्वरूप फेफड़े पर दबाव पड़ता है, दबाव के कारण वायु उसी पथ से बाहर निकल जाती है जिस पथ से प्रवेश करती है। मनुष्य का मुख्य श्वसन अंग फेफड़ा होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि हमारे शरीर में देखिए जब आयतन कम होगा वक्ष गुहा का तो दबाव बढ़ेगा, दबाव के कारण वायु बाहर निकल जाती है, और मुख्यतः श्वसन फेफड़ों में ही होता है, और ये क्रिया आप समझ ही गए होंगे। जब श्वसन की क्रिया लंग्स यानी फेफड़ों में होती है तो ऐसे श्वसन को फुफ्फुसीय श्वसन कहते हैं। तो फुफ्फुसीय श्वसन किसे कहते हैं? जब श्वसन की क्रिया फेफड़ों या लंग्स में हो तो फुफ्फुसीय श्वसन कहलाता है। मनुष्य में श्वसन तंत्र निम्न भागों या श्वसन तंत्र के निम्न भाग होते हैं। सबसे पहला भाग है नासा मार्ग। नासा मार्ग के आप जानते हो कि नाक में माध्यम से हमारी श्वास प्रवेश करती है। यह श्वसन नाल का या श्वसन नाल द्वार होता है। श्वसन नाल यानी
हमारी श्वास जिस द्वार के माध्यम से प्रवेश करती है हमारे शरीर में, वो द्वार होता है, वो पहला गेट होता है हमारे श्वसन तंत्र का, जहाँ से श्वास हमारे शरीर में प्रवेश करती है। इसमें CO2 ग्रहण किया जाता है। नासा मार्ग एक पट्टिका द्वारा 2 भागों में विभाजित होती है, जिसे नासा छिद्र कहते हैं। यह आगे चल के नासा गुहा में खुलता है। जो नासा छिद्र होता है ये आगे नासा गुहा में खुलता है और यहाँ मेम्ब्रेन का स्तर होता है, यानी भित्तियों झिल्लियों का यहाँ पर स्तर होता है, जिसे म्यूकस स्रावित होता है। यहाँ पे जो झिल्लियों का स्तर, यहाँ पे नासा गुहा, देखिए अपनी नासा छिद्र से अंदर जाएंगे तो एक नासा गुहा होता है। नासा गुहा में झिल्लियों का एक आवरण या झिल्लियाँ लगी होती है दीवारों पे, उन झिल्लियों से श्लेष्मा स्रावित होता रहता है, यानी म्यूकस स्रावित होता रहता है। और धूलकण तथा जीवाणु इसमें सट जाते हैं, यानी जब हम श्वास लेते हैं तो उसके साथ धूलकण जीवाणु वगैरह हमारी श्वास के साथ आते हैं। तो नासा गुहा में जो मेम्ब्रेन है, झिल्ली द्वारा जो श्लेष्मा म्यूकस स्रावित किया गया है, वो म्यूकस क्या करता है, जो धूलकण और जीवाणु हमारी श्वास के साथ अंदर जाते हैं उनको रोक लेता है या वो उसके ऊपर चिपक जाते हैं। फिर समय समय पर छींक के माध्यम से उसे बाहर निकाल दिया जाता है, या जो नाक का मल होता है उसके माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। अब ग्रसनी की बात करते हैं, तो जो ग्रसनी है उसके बारे में यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यह नासा गुहा के ठीक पीछे स्थित होती है। जो मैंने बताया कि ये ग्रसनी भोजन नलिका और श्वास नलिका का कॉमन पथ होता है, तो ये नासा गुहा के जस्ट पीछे स्थित होती है। अब लेरिंग्स की बात करते हैं, तो यह ग्रसनी को श्वास नली से जोड़ती है। जो लेरिंग्स होती है ग्रसनी को किससे जोड़ती है, श्वास नली से। इसे हम साउंड बॉक्स भी कहते हैं। यहाँ से साउंड, हमारी जो ध्वनि है वो कंठ यहीं से उत्पन्न होती है। लेरिंग्स के प्रवेश द्वार पर एक पतला कपाट होता है जिसे हम एपिग्लोटिस कहते हैं, यानी ये हमारी श्वास नली है। ये श्वास नली के ऊपर ये ग्लोटिस और इसके ऊपर ये कपाट जिसे हम एपिग्लोटिस कहते हैं, और ये भोजन को इस श्वास नली में प्रवेश करने से भी रोकती है। उसके बाद देखिए श्वास नली यह है लगभग 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। तो ये कितनी लंबी होती है, 12 सेंटीमीटर लंबी। यह वक्ष गुहा में प्रवेश करती है। ट्रैकिया 2 भागों में, यानी श्वास नली आगे चलकर 2 भागों में बढ़ जाती है, जैसा कि मैंने बताया। और दोनों ब्रांच जो यहाँ पर 2 शाखाएं यहाँ पर बनती है, वो 2 शाखाएं दोनों फेफड़ों में प्रवेश कर जाती हैं। अब ये दोनों शाखाएं आगे चल के फेफड़ों में जैसे प्रवेश करती है और कई शाखाओं में बट जाती है, यानी और कई ब्रांचेज में डिवाइडेड हो जाती हैं। ये बात ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं फेफड़े की। तो वक्ष गुहा में एक जोड़ी यानी 2 फेफड़े यहाँ पर पाए जाते हैं। ये लाल रंग के होते हैं, बिल्कुल लाल रंग के होते हैं। ये थैली जैसी संरचना होती है। दायां फेफड़ा थोड़ा चौड़ा होता है। ये ध्यान रखना कि एक फेफड़ा अपना बड़ा और दूसरा छोटा होता है। तो दायां फेफड़ा जो होता है वो चौड़ा होता है। इसमें 3 लॉब यानी 3 खंड होते हैं, या 3 ये पिंडों में बटा होता है। बायां फेफड़ा थोड़ा छोटा होता है। इसमें 2 लॉब यानी 2 पिंड होते हैं। प्रत्येक फेफड़े में सूक्ष्म रचनाएं होती हैं जिसे हम एल्वियोल कहते हैं। देखिए जो फेफड़ा होता है, एक दायां फेफड़ा एक बायां फेफड़ा। दायां फेफड़ा बड़ा होता है और ये 3 पिंड में बटा होता है, 3 लॉब इसके पाए जाते हैं। लेकिन बाएं फेफड़े की बात करूँ तो बायां फेफड़ा हमारा छोटा होता है। इसमें 2 ही लॉब पाए जाते हैं, 2 ही पिंड पाए जाते हैं, और इस दोनों फेफड़ों के अंदर छोटी छोटी कुपिकाएं नुमा संरचना होती है जिसे एल्वियोल कुपिकाएं कहते हैं। तो ये ध्यान रखनी है आपको। और प्रत्येक एल्वियोल, जो प्रत्येक कुपिकाएं होती है, ये रक्त कोशिकाएं यानी ब्लड कैपिलरी का जाल होता है, यानी ब्लड कैपिलरी के जाल जो होता है उसे एल्वियोल कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। और जब ऑक्सीजन आती है तो यह एल्वियोल के माध्यम से ही, यानी एल्वियोल एक ब्लड कोशिकाओं का जाल ही तो है, तो सीधा ऑक्सीजन इस एल्वियोल में जाती है, यानी ब्लड कोशिकाओं में जाती है। ब्लड कोशिकाओं में जा रही है तो